मेरे साथ मंच पर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट डॉक्टर चारू माथुर मैम और प्यारे साथियों, चूँकि मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि मैं ऐसे लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ जो विधि के विशेषज्ञ हैं। मुझे लग रहा है कि जब केआर ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया होगा तो उसके पीछे उनके मन में कहीं रही होगी कि एक जब सफ़ेद चादर जब होती है तो उसमें काला भी होना चाहिए, चांद पे भी दाग होता है। इसी तरह से विधि के विशेषज्ञों के बीच में पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति को बैठा दिया। मेरी स्थिति बड़ी नाजुक महसूस मैं कर रहा हूँ। आप दिल हो थैंक यू सर। मैम ने एक बात कही थी और अभी ट्राइबल एरिया की भी बात चली थी कि जो स्त्रियां हैं जो वो शारीरिक रूप से किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, उनको अगर परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाई जाए तो वो अपनी क्षमताओं का बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकती है। मैंने एक कोटेशन काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। वो कोटेशन मुझे कहीं सेट नहीं बैठ रहा था कि मैं उसको यूज़ कहाँ करूँ। सिमोन द ब्रोवा की ये किताब है द सेकंड सेक्स। उस किताब में उन्होंने लिखा कि स्त्रियाँ पैदा नहीं होती हैं, स्त्रियाँ बनाई जाती हैं। मुझे लगता है कि जो आपने बात कही है और जो ट्राइबल एरिया का जो उल्लेख किया है, उनका जो कोटेशन है वो यहाँ पर एकदम फिट बैठता है कि वाकई में स्त्रियाँ पैदा नहीं होती हैं, स्त्रियाँ बनाई जाती है। हम लोगों ने इस तरह का वातावरण बना दिया है, हम लोगों ने ऐसी परिस्थितियाँ बना दी है कि जिसकी वजह से जो उनकी क्षमता है वो उन क्षमताओं का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। चूँकि बात मैं जब घर से निकला था तब यही सोच कर आया था कि मैं भारत के संविधान पर बात करूँगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है वीमेन एम्पावरमेंट पर, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन मैं जब भी भारत के संविधान पर बात करता हूँ तो मैं हमेशा इस तरह से अपनी बात को शुरुआत में कहता हूँ कि भारत का संविधान विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है। और जब मैं ये कहता हूँ साथ साथ में इसमें ये भी जोड़ देता हूँ कि विश्व का सबसे अगर खूबसूरत दस्तावेज कहने की अगर बात आए तो वो भी भारत का संविधान है। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने खुद ने कितने संविधानों का अध्ययन किया, आपने दुनिया के देशों के संविधानों का अध्ययन किया है क्या, आप किस अधिकार के साथ ये कहते हैं चूँकि आप भारत के नागरिक हैं और इस संविधान ने आपको मौलिक अधिकार और बहुत सारे अधिकार उपलब्ध करवाए, आप इन सुविधाओं का उपभोग करते हैं, इस वजह से भारत के संविधान को दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज कहते हैं, या इसके पीछे कुछ और भी पृष्ठभूमि है। जब मैं इस प्रश्न की अपेक्षा करता हूँ तो मैं जब इसका उत्तर खोजने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है, और वो बात ये समझ में आती है कि दुनिया के आप बड़े संविधानों की अगर बात करें, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका की हम लोग बात करते हैं। अमेरिका का संविधान भारत के संविधान की तुलना में कहाँ है। 2019 में हम लोग बैठे हैं, 1920 में आज से ठीक 100 साल पहले अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वहाँ पर महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। संविधान वहाँ 18वीं शताब्दी में बना और महिलाओं को मत देने का अधिकार 1920 में। अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक अगर देखते हैं, किसके नाम आते हैं टॉप पर? ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, या डेनमार्क का, या स्वीडन का, या फिर न्यूजीलैंड का नाम आता है। ये जो 4-5 देश हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इन्हीं देशों के नाम आते हैं। और भारत की पोजीशन क्या है? भारत अक्सर 125 से लगाकर 137-38 की पोजीशन में डोलता रहता है। जिन देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना ऊंचा नाम है, न्यूजीलैंड 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है। इन देशों का जो संविधान है, उन संविधानों को अगर आप ढंग से देखें, इन पश्चिम के देशों को देखें या भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों को अगर देखें, तो वो जो संविधान है वो पर्टिकुलर एक वर्ग को ध्यान में रख के बनाए गए। अधिकांश देश तो धार्मिक देश हैं, कुछ देश इस्लामिक देश हैं जिन्होंने अपने देश का जो धर्म है वो इस्लाम को घोषित कर रखा है। उन देशों का संविधान एक धर्म को इंगित करते हुए, एक वर्ग को इंगित करते हुए बनाया गया। इसकी तुलना में अगर हम लोग भारत के संविधान को देखें, भारत के संविधान की जब हम लोग व्याख्या करते हैं, उसकी जो फिलॉसफी देखते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों की भावनाओं, अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। इस वजह से ये दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज कहा जाना चाहिए। देखिए, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जब बात चल रही थी, तो मैं आपको 2-3 लोगों का, चूँकि सर ने कहा कि आप एक नया आयाम पर बात करना चाहते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे किस आयाम पर बात करनी चाहिए। जब हम लोगों की हिंदुस्तान की आज़ादी की जब बात चल रही थी तो 1920 से लगाकर 1947 के बीच में 3 लोगों के नाम को मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। एक पॉलिटिकल थिंकर है रॉबर्ट डाहल, इंग्लैंड के एक पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं विंस्टन चर्चिल, और एक विद्वान है जॉन स्ट्रेची जिन्होंने इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। इन तीनों लोगों के विचारों को अगर आप देखें, उनसे जब पूछा जाता है अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग अवसर पर
कि आप हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में क्या सोचते हैं, या हिंदुस्तान का जो भविष्य का जो लोकतंत्र होगा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो तीनों लोगों के जो विचार है वो एक जैसे हैं। विंस्टन चर्चिल, रॉबर्ट डाहल और जॉन स्ट्रेची, ये तीनों ये कहते हैं कि कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं आप? वो हिंदुस्तान जिसकी अलग अलग जातियाँ, जिसमें अलग अलग वर्ग हैं, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। वो कभी एक हो ही नहीं सकते। इवन जॉन स्ट्रेची तो यहाँ तक कहता है कि हमारा जर्मनी और हमारा इटली बहुत ज़्यादा नज़दीक है एक देश के रूप में, इनका पंजाब और बिहार बहुत ज़्यादा दूर है। इतनी टिप्पणियाँ करते हुए वो ये भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को अगर हम लोगों ने आज़ाद कर दिया, अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र को स्थापित करने का हम लोगों ने प्रयास किया, तो 15 से 20 साल में हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा चर्चिल भी कहते हैं, ऐसा जॉन स्ट्रेची भी कहते हैं, और कुछ ऐसे ही विचार रॉबर्ट डाहल के हैं। इन तीनों विचारों का उल्लेख रामचंद्र गुहा की पुस्तक में इंडिया आफ्टर द गांधी, उस पुस्तक में बहुत विस्तार से कर रखा है। देखिए, हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने इन तीनों विद्वानों के नाम यहाँ पर क्यों बोले हैं, उसका एक कारण है। भारत का संविधान खूबसूरत क्यों है और भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व कैसे है, इसका ये एग्जाम्पल है कि तीनों विद्वान, रॉबर्ट डाहल पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा नाम है, विंस्टन चर्चिल वो व्यक्ति है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन किया, 10-12 साल वो प्रधानमंत्री रहे। ये लोग भारत के लोकतंत्र को, भारत की विविधताओं वाली संस्कृति को समझने में अक्षम रहे। 70 साल का हमारा इतिहास बताता है कि भारत के संविधान में लोगों की कितनी आस्था है, हमारा लोकतंत्र कितना परिपक्व है, हम लोकतंत्र को कितना समझते हैं। भारत का संविधान में हमारी जो आस्था है उसका कारण है क्योंकि हमने समाज के हर वर्ग के हितों को इसमें समाहित किया है, और उसमें एक वर्ग स्त्री भी है, उसमें एक वर्ग महिला भी है। भारत के संविधान को देखिए, मैं अनुच्छेदों की बात नहीं करूंगा, आप लोगों के सामने अनुच्छेदों की बात करने का मतलब है कि सूर्य के सामने दिया जलाने जैसी स्थिति में मैं अपने आप को पाता हूँ। भारत का संविधान का अनुच्छेद 13 पर मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। हम जब स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं, स्त्रियों से संबंधित अनुच्छेदों की बात करते हैं, तो हम लोग सीधा बात 14 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात अनुच्छेद 13 से प्रारंभ करना चाहता हूँ। 13 से मैं इसलिए बात प्रारंभ करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें दो बातें हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दोनों बातों का उल्लेख अनुच्छेद 13 में साफ कह रखा है कि ऐसी कोई भी विधि देश में नहीं बन सकती है, या ऐसी देश में कोई विधि नहीं हो सकती है जो भारत के संविधान के विपरीत हो। अगर संविधान के खिलाफ में हो तो वो विधि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, असंवैधानिक हो जाएगी। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, और उसमें कानून आते हैं, उसमें सर्कुलर आते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें आदेश आते हैं, उसमें ऑर्डिनेंस आते हैं, उसमें कस्टम्स भी आती हैं, प्रथाएं भी आती हैं, उसमें रूढ़ियाँ भी आती हैं। मैंने ये बातें यहाँ पर क्यों उल्लेखित की हैं? दो कारण हैं। आप लोग जानते हैं, लगभग 1.5 साल पहले ट्रिपल तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा गजब का निर्णय आया, और वो निर्णय था साहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। और भी बहुत सारे लोग साथ में थे, लेकिन साहबानो के नाम से ये जाना गया। साहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में अगस्त 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, तो जब उस बारे में कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो जो इससे संबंधित जो पार्टीज थी, उन्होंने अपने बहुत सारे उसमें आर्गूमेंट्स की, अपने बहुत सारे तर्क रखे। उनमें से एक तर्क ये भी था कि ये जो तलाक के बिद्दत है, जिसे हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, ये तलाक के बिद्दत मुस्लिम धर्म का अंग है, इस्लाम धर्म का अंग है, इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शरीयत में इसका उल्लेख है, ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया तो उस संदर्भ में उन्होंने अनुच्छेद 13 का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी विधि नहीं हो सकती है जो संविधान से बड़ा हो। शरीयत में उल्लेख होना या कुरान में कहीं पर भी उसका उल्लेख होना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रूप में होना, हर विधि की समीक्षा इस आधार पर की जानी चाहिए कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। उन्होंने कहा कि तलाक की बिद्दत हमारी प्रथा है और आप इस प्रथा में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या तलाक की बिद्दत या ट्रिपल तलाक आपका इंटीग्रल पार्ट है? क्या ऐसी बात है, ऐसी प्रथा है, ऐसा नियम है, ऐसी परंपरा है जिसके बिना हम इस्लाम की कल्पना ही नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की बिद्दत, ट्रिपल तलाक कहीं से भी आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह से भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन करता है, इसका सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण ट्रिपल तलाक के संदर्भ में हम लोग दे सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि ट्रिपल तलाक यानी तलाक के बिद्दत ये न केवल भारत के संविधान के खिलाफ में है,
बल्कि ये जिस कुरान का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस कुरान के भी खिलाफ में ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान इतना खूबसूरत संविधान क्यों है या दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज क्यों है। इसी प्रकार का एक और मामला है जिस पे भी हमको लोगों को चर्चा करनी चाहिए और मैं फिर गुस्ताखी करता हूँ लॉ के लोगों के साथ में बैठकर। अभी आप लोगों ने देखा होगा 497 आईपीसी की धारा जो 497 है एडल्ट्री के बारे में बात करती है। क्या गजब का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का जब ये निर्णय आया और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर जब मैंने लोगों के कमेंट्स जब देखे तो मुझे बड़ी शर्म आई। शर्म क्यों आई उस पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एडल्ट्री के बारे में 497 में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि अब ये भूत बन गया है, भूतकाल का विषय हो गया है। 497 में ऐसा है, जारक्रम क्या होता है, एडल्ट्री क्या है, उसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है। उसमें कहा गया कि कोई भी पुरुष अगर किसी दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन रखता है जबकि उसको पता है कि वो दूसरे की पत्नी है तो वो जारक्रम माना जाएगा, ऐसा 497 में लिखा हुआ है। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि इस धारा का यहाँ उल्लेख करने का क्या मतलब है, या विमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक पर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है उस संगोष्ठी में इस धारा का आप क्यों उल्लेख कर रहे हैं। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन जोसेफ साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में सितंबर 2018 में जब डिसीजन दिया तो 497 को जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया कि ये कहा गया कि ये वो धारा है, ये वो सेक्शन है, ये वो विधि है जो महिलाओं के साथ अन्याय करती है। क्योंकि 497 का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसमें व्यतीत व्यक्ति कौन है। एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष की स्त्री के साथ अगर किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो ऐसी स्थिति में वो स्त्री दुष्प्रेरक नहीं मानी जाएगी जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखे गए, लेकिन वो पुरुष जिसने संबंध बनाया है वो दोषी है। इसमें विमेन एम्पावरमेंट या इसमें विमेन कहाँ पर है, इसमें विमेन यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया कि इसमें जो दो वजह ऐसी है जिसकी वजह से ये धारा अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 महिलाओं के जो अधिकारों का जो उल्लेख करते हैं उनके विपरीत है। और वो दो आधार क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें शिकायत कौन कर सकता है। एक पुरुष ए नाम का व्यक्ति किसी दूसरे पुरुष की पत्नी से अगर सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो वो पुरुष जो सेक्सुअल रिलेशन रखता है उसकी वाइफ किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये महिलाओं के अधिकारों के साथ हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने 497 की और ज़्यादा जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसका जब और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन किया तो ये भी कहा कि 497 जो एडल्ट्री जिसको अपराध मानता है उसको हम लोग असंवैधानिक घोषित करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि जारक्रम सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 497 भले ही असंवैधानिक हो लेकिन इस तरह का जारक्रम जो है तलाक का आधार हो सकता है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है उन महिलाओं के लिए जिनके पति किसी अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं और उन महिलाओं को जो शिकायत करने का जो अधिकार नहीं था, उनका जो अधिकारों का जो हनन किया जा रहा था, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा सा निर्णय है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप पे देखे, जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा तो लोगों ने इसको बड़ा ही गलत तरीके से पेश किया और लोगों ने इस तरह से इसको पेश किया कि जैसे व्यभिचार को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे इसके जो एसेंस है वो इस तरह से था। इसी प्रकार का एक बड़ा अच्छा सा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल आया सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में। मैं ये सोचता हूँ कि जो बात आपने कही और जो ट्राइबल एरिया के संदर्भ में जो बात कही है उसका भी कहीं ना कहीं उल्लेख सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में है। देखिए, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, अयप्पा मंदिर है ये, और 800 वर्षों से वहाँ पर ये परंपरा रही है कि 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश वहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जो सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये जो सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में जो परंपरा बना रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये परंपरा संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन करती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये भी अपने आप में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत के संविधान पर हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम अपनी बात को मौलिक अधिकारों भाग 3 पर लाकर छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी हमको नीति निर्देशक तत्वों पे भी बात करनी चाहिए, और जब थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम लोग स्टडी जब करते हैं तो हम लोग आर्टिकल 39 पर भी जाते हैं,
ट्रिपल तलाक आर्टिकल 44 की भी बात करते हैं, 42 मैटरनिटी रिलीफ की भी बात करते हैं। लेकिन एक और जगह है जिसको हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, और वो जगह है मूल कर्तव्य। विमेन एम्पावरमेंट पर विषय पर बात करते समय मूल कर्तव्य कैसे इससे संबंधित है, इस विषय पर जब मैंने विचार किया तो मुझे मालूम पड़ा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है, अगर उसका पहला मूल कर्तव्य हम लोग देखें तो पहला मूल कर्तव्य यही लिखा हुआ कि हम अपने संविधान का सम्मान करें, संविधान के आदर्शों का सम्मान करें, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें। देखिए, सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 2018 में निर्णय आया। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया और मार्च भी जा रहा है। लगभग 6-7 महीने हो गए, हमारी सरकारें अभी तक सफल नहीं हो पा रही है उस निर्णय को लागू करने में। बड़ी विडंबना है कि महिलाओं के अधिकारों को, जिन महिलाओं की संख्या देश में 48 से 49% है, एक देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी आप उपेक्षा कर नहीं सकते। जब आप बात करते हैं कि राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान, तो उससे संबंधित निर्णयों को लागू करने में हमारी सरकारें किस तरह से असफल हो रही है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय अभी तक हम लोग लागू नहीं कर पाए। हमारी सरकारें, भारत सरकार, राज्य सरकार, सबके खिलाफ में वहाँ पर अवमानना का मामला दर्ज हुआ है। इवन सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली है। 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर विचार किया और अपना अभी निर्णय उसको सुरक्षित रख लिया। सबरीमाला मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू पिटीशन है उस पर क्या निर्णय आने वाला वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आपको और हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भी कोई देश में कोर्ट है क्या, जब उसने, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है भारत के संविधान की व्याख्या करने की, जिन्होंने इतना बढ़िया निर्णय दे दिया, हम लोगों ने अभी तक उस निर्णय को लागू क्यों नहीं किया। जो आप बात कर रहे थे मानसिकता की, ये हमारी वो मानसिकता ही है जो हमको उस निर्णय को लागू नहीं करने दे रहे। हमारा मूल कर्तव्य है हम अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें। आप जरा मूल कर्तव्य को ढंग से देखिएगा। 5वां मूल कर्तव्य आपको मिलेगा, हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ में हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा, उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी करता हो। जब सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, और जब ट्रिपल तलाक के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों में इस मूल कर्तव्य का उल्लेख किया। ऐसी प्रथाएं स्वीकार नहीं की जा सकती है, ऐसी परंपराएं स्वीकार नहीं की जा सकती है जो स्त्रियों की गरिमा में किसी भी प्रकार के सम्मान में कमी करती है। देखिए, एक और मूल कर्तव्य है और उसमें जो शब्द का उल्लेख कर रखा है उसका हमने कभी ढंग से इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, और वो शब्द है, वो मूल कर्तव्य, 8वां मूल कर्तव्य। हम सब नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम साइंटिफिक टाइम पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। आज हम लोगों को मिलकर ये सोचना है, 21वीं शताब्दी में हमको ये मिलकर सोचना है कि क्या हम इस बहस में उलझे रहेंगे कि महिलाओं का कहाँ पर प्रवेश हो सकता है और कहाँ पर प्रवेश नहीं हो सकता है, या फिर हम 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए, नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, उन महिलाओं जिनकी बहुत शारीरिक क्षमता है, उनकी मानसिक क्षमता है, उनका देश के विकास में उनका योगदान को सुनिश्चित करेंगे। हम कब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, इस पर आपको और हम सबको मिलकर सोचना है। देखिए, इसमें एक जो सबरीमाला मंदिर का संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसमें तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे उनकी मैं बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा गजब का कमेंट किया। उन्होंने कहा, शारीरिक वजहों से मंदिर आने से रोकना रिवाज का जरूरी हिस्सा नहीं है, ये पुरुष प्रधान मानसिकता को दर्शाता है। हमारे जो चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है, जो शायद मैं मुझे करेक्ट करेंगे, अभी शायद रिटायर्ड हो गए हैं, सीकरी साहब रिटायर्ड हुए, हाँ, ये वाई वी चंद्रचूड़ जी के सुपुत्र है। इन्होंने कहा, माहवारी के आधार पर प्रतिबंधित करना असंवैधानिक है, ये मानवता के खिलाफ में है। और जो आप बात कह रही थी कि जो नियम जैविक व शारीरिक प्रक्रिया पे बने हैं वो संवैधानिक टेस्ट के आधार पर कभी भी पास नहीं हो सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इवन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस ने यहाँ तक कहा कि संविधान इतिहास पर नहीं चलता है, बल्कि ये बहुत ही वाइब्रेंट है। हमको इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। चूँकि मुझे लास्ट में ये जिम्मेदारी दी गई है और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है लंच भी लग गया है, तो मैं लंच में और आपके बीच में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनूंगा। और अपनी बात को एंड करने से पहले, अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग कैसा समाज स्थापित करना चाहते हैं। एक नया आदर्श समाज तभी स्थापित हो सकता है जब उसका निर्माण स्त्री को केंद्र में रखकर किया जाए
और राजनीति की सभी अवधारणाओं को स्त्रियों के संदर्भ में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। देखिए, विशाखा वाले वाद का उल्लेख हुआ, इवन शाहबानो वाले मामले का भी उल्लेख हुआ। A.K. गांगुली साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी किताब लिखी है, लैंडमार्क जजमेंट विच चेंज्ड इंडिया। ऐसे मामले जिन्होंने भारत को चेंज कर दिया, उसमें उन्होंने विशाखा वाले मामले का भी उल्लेख किया है, उन्होंने शाहबानो वाला मामले का भी उल्लेख किया। हालांकि वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके A.K. गांगुली साहब, जो कि वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष भी रहे, खुद उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप भी लगे। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें देखने की आवश्यकता है कि हम जो लोग मंच पर खड़े रहकर जो कहते हैं, उसको क्या हम लोग वास्तविक रूप से लागू करते हैं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो बातें थियोरिटिकल है, उनको क्या हम लोग प्रैक्टिकली लागू करते हैं। मैं भाई KR का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, साथ ही साथ अपने बड़े भाई डॉक्टर सुनील जी मैम का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, अपना आपको आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।